हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं 23 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स, जिन्हें बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड सोर्सेज से बनाया जाता है, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसके अलावा अदर ट्रस्टेड सोर्सेज। तो चलते हैं आज के अपने पहले टॉपिक पर। और आज हमारा पहला टॉपिक है खबरों में अनुच्छेद 19 यानी कि आर्टिकल 19 इन द इन न्यूज। सो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा है क्या। देखो, हाल में ही हमारे सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई की और सुनवाई करते हुए ये कहा कि विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन इज अ पार्ट ऑफ अवर डेमोक्रेसी। ये हमारे लोकतंत्र के हिस्से हैं और इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन इसके पीछे हमें भी कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे इन्हें एक समय पर, एक निश्चित स्थान पर ही किया जाना चाहिए, ना कि किसी भी रोड को जाम कर दो, ना किसी भी प्लेस पे कहीं पर भी भीड़ भाड़ कर दो या फिर लोगों को परेशानी हो। इससे बचना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के हिस्से हैं, लेकिन इसके लिए हमें इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) में अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार भारतीय नागरिकों को दिया गया है, जिससे कि भारतीय नागरिक अपने आप को अभिव्यक्त कर सकें। अगर उनकी शिकायतें, समस्याएं हैं तो वो सरकार के आगे समक्ष रख सकें, जिससे कि उनकी जरूरतें पूरी की जा सकें और अपनी मांगों को वो पूरा कर सकें। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अभी हमने डिस्कस किया आर्टिकल 19 के बारे में, तो अगले टॉपिक पे चलते हैं हम। अगला हमारा टॉपिक है सिविल सेवा को लेकर उच्चतम न्यायालय का नया आदेश। ध्यान से सुनिएगा। देखो, हुआ क्या था। 2018 में सिविल सेवा परीक्षा के दौरान एक कैंडिडेट थे जो राइटिंग क्रैम्प से प्रभावित थे। तो उन्होंने अपने पेपर को लिखने के लिए लिपिक की मांग की, लेकिन यूपीएससी के द्वारा लिपिक नहीं प्रोवाइड कराया गया और यह कहा गया कि आप सरकार के द्वारा बनाई गई गाइडलाइन के अनुसार नहीं खरे उतरते हो। तो हाल में ही सिविल सेवा के संदर्भ में क्या निर्णय दिया है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। देखो, हाल ही में सिविल सेवा के एक छात्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा है कि सरकार को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अधीन दिव्यांगता से प्रभावित लोगों को लिपिक की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो लोग दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अधीन दिव्यांग घोषित किए गए हैं या दिव्यांग हैं, तो उनको लिपिक की सुविधा मिलनी चाहिए और ये उनका अधिकार है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस दी हैं। लेकिन अभी तक होता क्या था? अभी तक सरकार बेंचमार्क दिव्यांगों या 40% प्रभावित लोगों को लिपिक की सुविधा प्रदान कराती है। यानी कि वो लोग जिनका शरीर 40% तक काम नहीं करता है या जिनके शरीर में कुछ समस्याएं हैं, ऐसे लोगों को लिपिक की सुविधा प्रदान कराई जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आपको दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अधीन रहकर काम करना होगा, जिससे कि उनके लिए सुविधाएं ये मिल सके। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। और आज का हमारा अगला टॉपिक है यूएस ऑफिशियली रीजॉइन द पेरिस क्लाइमेट डील। ध्यान से सुनिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरिस क्लाइमेट डील के बारे में यूएस का ये निर्णय तो है ही है, तो जानने की कोशिश करें। देखो, हुआ क्या था। आपको पता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के, तो अमेरिका ने कई ऐसे अजीबोगरीब फैसले लिए जिसने उनकी क्षमता को काफी प्रभावित किया था। उसी में एक फैसला था कि अमेरिका ने के द्वारा यह अनाउंस किया गया कि वह पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर हो जाएंगे। तो जब पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर होने की अमेरिका ने घोषणा की, तो यही हमें समझना है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह घोषणा की है कि वो अब दोबारा से इसमें शामिल होंगे। तो ध्यान से सुनिए है क्या। अमेरिका ने 19 फरवरी 2020 को आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल होने की घोषणा की है और ये कहा है कि वो फिर से इस समझौते में शामिल हो जाएंगे। ठीक है। और ये उन्होंने किसका ऑर्डर बदला है? तो आपको याद रखना है, उन्होंने ऑर्डर बदला है डोनाल्ड ट्रंप का, जो कि पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे। उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए, लेकिन वर्तमान जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उन्होंने इसको बदल दिया है। तो ये आपको याद रख लेना। थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं पेरिस जलवायु समझौते के बारे में। ध्यान से सुनिएगा है क्या। पेरिस जलवायु समझौते, जिसे कि COP21 के नाम से जाना जाता है, सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है। यह है क्या? यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत एक समझौता है। इस समझौते पर 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे और जलवायु परिवर्तन, समन, अनुकूलन और वित्त से संबंधित है। यानी कि COP21 हुआ था कब?
2015 में, लेकिन इस पर हस्ताक्षर हुए थे कब? 2016 में। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें 196 राज्य के प्रतिनिधियों ने बातचीत की और फ्रांस में UNFCCC की पार्टियों के 21वें सम्मेलन पर इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। याद रखना है, इस समझौते को बाद में दिसंबर 2015 में आम सहमति से अपनाया गया था। सभी देशों के द्वारा इसे समझौते को अपनाया गया था, जिससे कि जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान किया जा सके। तो ये आपको याद रख लेना है। किसके बारे में? तो मैंने बताया पेरिस जलवायु समझौते के बारे में, जिसमें हाल में ही अमेरिका अब क्या हो रहा है? शामिल होने जा रहा है। इसके अलावा इसको क्या किया है? 190 देशों ने रेटिफाई कर दिया है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी इसको रेटिफाई नहीं किया है, जैसे तुर्की, ईरान, ठीक है, इराक, ऐसे देश हैं जिन्होंने, जो पक्षकार इसके नहीं है, जो इस समझौते का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो ये भी आपको याद रख लेना है पेरिस जलवायु समझौते के बारे में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है देश की पहली हाइड्रोजन बस सेवा की शुरुआत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाला कि देश की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस रूट पर चलाई गई थी, तो ये आपको याद रखना है। एनटीपीसी ने हाल में ही घोषणा की है कि दिल्ली जयपुर बस रूट पर इस सेवा की शुरुआत की जाएगी, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा, यानी कि एनटीपीसी के द्वारा ये घोषणा की गई है कि वह जल्द ही क्या दिल्ली जयपुर रूट पर हाइड्रोजन बस की शुरुआत करेंगे। अब ये अपने आप में खास क्यों है? तो इसके पीछे रीजन है। आप लोग जानते हैं कि प्रदूषण का स्तर किस तरह बढ़ रहा है, खास करके शहरों में प्रदूषण का लेवल तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या किया जा रहा है? ऐसे में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कुछ ऐसे उपाय अपनाए जा रहे हैं जिससे कि इसको कम किया जा सके। उसी में एक उपाय है कि हाइड्रोजन बसों का चलाना, हाइड्रोजन व्हीकल्स का चलाना, जो कि पर्यावरण के लिए काफी ज्यादा लाभदायक है और साथ ही वो बहुत कम कार्बन उत्पन्न करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। देश की पहली हाइड्रोजन बस सेवा कहां से कहां तक? तो दिल्ली जयपुर रूट पर चलाई जा रही है। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री, यानी कि देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय क्या है? केरल सरकार के द्वारा हाल में ही घोषणा की गई है कि वह देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय बनाएंगे, जिसमें ब्लॉकचेन टेक्निक, इसके अलावा साइबर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनके बारे में कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि छात्र नई नई चीजों को सीखकर क्या अपना करियर इस क्षेत्र में बना सकें। तो ये केरल के द्वारा घोषणा की गई है। और हाल में ही केरल के राज्यपाल कौन है? श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब ने इसकी का शुभारंभ किया है, इसके बारे में बताया। तो ये आपको याद रखना है, केरल का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय या देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है केरल में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है H5N8 बर्ड फ्लू से मानव में संक्रमण। ध्यान से सुनिएगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या था कि ये H5N8 बर्ड फ्लू जो वायरस था, वो पहले मुख्य रूप से चिकन को प्रभावित करता था। चिकन यानी कि मुर्गी, मुर्गा, इनको प्रभावित करता था। लेकिन हाल में ही एक नया अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है रूस के अंदर। रूस के पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले 7 लोगों को इस बर्ड फ्लू ने प्रभावित किया, और यह पहली बार है कि जब मानव बर्ड फ्लू के संक्रमण में आया है। तो अब आने वाले टाइम में इससे और ज्यादा खतरा बढ़ सकता है, इस वजह से ये काफी ज्यादा खबरों में रहा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बर्ड फ्लू से सर्वप्रथम किस देश के लोग प्रभावित हुए थे? तो यानी कि मानवों में कहां पे देखने को मिला था? तो आपको याद रखना है रसिया में, यानी कि रूस के लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ये आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए इसके बारे में। और H5N8 के बारे में आपको याद रख लेना है, ये एक प्रकार का वायरस है, वायरस जनित रोग है, जो मुख्य रूप से किसको? चिकन्स या फिर आप कह सकते हो बर्ड्स को प्रभावित करता है। लेकिन इसके इस वेरिएंट ने मानव को भी प्रभावित किया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मानव को प्रभावित नहीं कर सकता, ये मानव को भी प्रभावित कर सकता है। तो ये आपको याद रख लेना है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है कार्बन वॉच। क्या है ये? एक तरीके का मोबाइल ऐप है, जिसे हाल में ही चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा लॉन्च किया गया है। और आपको याद रखना है, ये भारत का पहला मोबाइल ऐप है जो कार्बन फुटप्रिंट का मूल्यांकन करेगा, यानी कि कार्बन फुटप्रिंट के बारे में बताएगा कि किस एरिया में कार्बन है, कैसा एमिशन हो रहा है, किस तरह की कैसे निपटा जा सकता है। इन सारी चीजों के बारे में जानकारी देगा कार्बन वॉच, जिसे हाल में ही चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये आपको याद रख लेना है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से मैं कह रहा हूं कि एक क्वेश्चन हमारे किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं जरा। सबसे पहले हम जानते हैं बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है। तो आपको याद रखना है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिला है वो मूवी लक्ष्मी के लिए मिला है। किसे? अक्षय कुमार को, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, इसलिए उनको यह अवार्ड दिया गया है, जिसे हम दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड के नाम से जानते हैं।
अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। तो ये किसको मिला है? तो ये मिला है फिल्म छपाक के लिए दीपिका पादुकोण को। काफी कंट्रोवर्शियल फिल्म रही थी, आपने देखा होगा कि किस तरह बाइकआउट किया गया था कुछ राज्यों में, लेकिन फिर भी इसके लिए इनको क्या मिला है? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। किसको? बेस्ट एक्ट्रेस के लिए दीपिका पादुकोण को। उसके बाद क्रिटिक्स एक्टर अवार्ड मरणोपरांत मिला है किसको? सुशांत सिंह राजपूत को, जिनका आपने सुना होगा कि इनका निधन हो गया था और इनकी जो डेथ थी वो एक मिस्ट्री बन के रह गई थी। तो ये भी आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए कि किस तरह सुशांत सिंह राजपूत को ये मिला है। इसके बाद वर्सेटाइल एक्टर अवार्ड के मेनन को मिला है, यानी कि जो के मेनन है काफी अच्छे एक्टर हैं ये भी, तो इनको मिला है वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड। तो ये भी आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। अगर आपने इससे पहले वाला मेरा वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने महिला मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर ही मैंने महिला को कवर किया था कि किस तरह नाओमी ओसाका ने इस साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है अमेरिकन खिलाड़ी ब्रैंडी को हरा के। तो यहां पे आपको मैं कुछ और बता रहा हूं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, जो कि नंबर 1 खिलाड़ी हैं वर्तमान में, इन्होंने क्या किया है? रूस के डेनिल मेदवेदेव को हराकर यह खिताब जीता है। यानी कि अपने आप में काफी अच्छा कीर्तिमान स्थापित किया है। किसने? सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने। ये आपको याद रखना है। और इन्होंने किसको हराया है? तो डेनिल मेदवेदेव को हराया है। ठीक है, यह उनका 18वां ग्रैंड स्लैम तथा 9वां ऑस्ट्रेलियन ओपन था। तो ये आपको याद रखना है, 18वां इनका ग्रैंड स्लैम था और 9वां क्या है? इनका ऑस्ट्रेलियन ओपन है। ये अपने आप में काफी ज्यादा बड़ी बात है। किसके लिए? नोवाक जोकोविच के लिए। यहाँ पे ये लिखा हुआ है नोवाक जोकोविच कुडंट स्लीप आफ्टर ऑस्ट्रेलियन ओपन विनिंग। तो यहाँ पे बताया गया, ये आपको याद रखना है। तो और ये है नोवाक जोकोविच, इन्होंने ही जीता है। ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है हमारा अभ्यास प्रश्न। ध्यान से सुनिएगा अभ्यास प्रश्न के बारे में, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या है? बर्ड ट्री सिटी अवार्ड 2020 का दर्जा भारत के किस शहर को प्राप्त हुआ है? कि विच सिटी ऑफ इंडिया हैज रिसीव्ड द स्टेटस ऑफ बर्ड ट्री सिटी अवार्ड 2020। आपके सामने ऑप्शन है दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, पणजी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स, जिन्हें काफी ज्यादा अच्छे सोर्सेज से बनाया गया है। अगर आपको ये मेरी पहल पसंद आ रही है तो चैनल को क्या करना है आपको? आप ऑलरेडी जानते हैं। चैनल को आपको करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है, जिससे कि ये पहले आगे चले, मजबूती से हम अपने मुद्दों को उठा पाएं और हम ऐसे ही करंट अफेयर्स आपके सामने लाते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।